हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवधेश प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग अवधेश प्रताप एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन देखेंगे जो सेक्शन 2D में दी गई है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, इसका रूल क्या है और इसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, और हम लोग इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, ये भी देखेंगे। और हम लोग सेक्शन 25 के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड, इसका क्या रूल है और इसके क्या क्या एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब है जो भी चीज़ हमें रिटर्न में मिले। जैसे कि ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूँ 50,000 रुपये में। तो बी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी कार खरीद लूँगा 50,000 रुपये में। तो ए के लिए कंसिडरेशन यहाँ क्या हो गई? ए के लिए कंसिडरेशन हो गई 50,000 रुपये, और बी को 50,000 देकर उसके बदले में क्या मिल रहा है? रिटर्न में कार मिल रही है। तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई? कार हो गई। ठीक है। और कंसिडरेशन में क्या क्या आ सकता है, ये बहुत ही एक फेमस केस है, मीसा वर्सेस क्यूरी का 1875 का। इसमें बताया गया है अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द आइज ऑफ द लॉ मे कंसिस्ट ईदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट, सम फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इतनी चीज़ें आ सकती हैं कंसिडरेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2D में, और अगर आप लोगों ने सेक्शन 2D नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें सारी डेफिनेशंस हम लोगों ने कवर कर रखी हैं। आप लोग आई बटन पे जाकर क्लिक करिए, आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग फिर से पढ़ते हैं। ये क्या कहती है डेफिनेशन? व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। इतनी बड़ी डेफिनेशंस है, बहुत कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस ही है। इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं। तो अभी क्या कहती है? पहला क्या पार्ट है? व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि कंसिडरेशन टू बी गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। जो कंसिडरेशन दी जा रही है वो प्रोमिसर के डिज़ायर, प्रोमिसर की इच्छा के अनुसार दी जानी चाहिए, तभी वो वैलिड कंसिडरेशन होगी। तो इसमें एक केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का 1880 का केस लॉ है। तो इस केस के क्या फैक्ट हैं? तो इस केस में क्या होता है कि बलदेव जो होता है वो होता है प्लेंटिफ और दुर्गा प्रसाद होता है डिफेंडेंट। बलदेव एक कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे एक कलेक्टर होता है जो कि बलदेव से बोलता है आप एक मार्केट बनवाइए जिसमें लोग आके अपना सामान खरीद सकें और जो शॉपकीपर्स हैं वो सामान बेच सकें, जिससे लोगों को सुविधा हो। तो बलदेव कहता है ठीक है, मैं बनवाता हूँ एक मार्केट, और दुर्गा प्रसाद इसमें शॉपकीपर है। ठीक है, तो दुर्गा प्रसाद ने भी यही बात बोली थी बलदेव को कि आप मार्केट बनवाइए, जो भी आर्टिकल्स हम लोग बेचेंगे, अपना जो भी सामान बेचेंगे उसमें जो कमीशन होगा वो कुछ आपको देंगे बलदेव को। तो बलदेव एक मार्केट बनवाता है, लेकिन वो बनवाता किसके कहने पर है? कलेक्टर के कहने पर, ना कि शॉपकीपर ये दुर्गा प्रसाद के कहने पर वो बनवाता है। तो यहाँ पे एक दुकान को दुर्गा प्रसाद ले लेता है और वो अपना सामान बेचता है। अब बलदेव जाता है दुर्गा प्रसाद के पास कमीशन लेने कि मुझे कमीशन दो, तो दुर्गा प्रसाद मना कर देता है कमीशन देने को। तो बलदेव जाता है कोर्ट में ये बोलने कि हमारा तो भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वैलिड, अब ये हमें कमीशन नहीं दे रहा है। तो अब दुर्गा प्रसाद कहता है कि जो कंसिडरेशन दी गई थी वो मेरे कहने पर नहीं दी गई थी, यानी कि कंसिडरेशन वॉज नॉट गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। यहाँ पे प्रोमिसर कौन था? प्रोमिसर था दुर्गा प्रसाद, क्योंकि उसी ने ऑफर दिया था इसको, प्रोमिसी को, जो कि बलदेव है, कि तुम मार्केट बनाओ, हम आपको जो भी गुड्स बेचेंगे हमारे, हम उसमें से कमीशन देंगे। लेकिन उसने नहीं बनाई थी, उसने बनाई किसके कहने पर थी? कलेक्टर के कहने पर, जो कि थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो अब कोर्ट क्या हेल्ड करती है? कोर्ट हेल्ड करती है द कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस हैड नॉट मूव्ड एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर बट सम अदर पर्सन, यानी कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर के डिज़ायर पे नहीं दी गई थी, वो किसी और के डिज़ायर पे दी गई थी। एंड इट वॉज हेल्ड दैट द सेम वॉज नॉट अ सफिशिएंट कंसिडरेशन टू सपोर्ट द प्रोमिस। ठीक है, और जो उसको कमीशन है वो नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला एसेंशियल तो हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि कंसिडरेशन टू बी गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। हमने केस लॉ भी देख लिया दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। तो अब सेकंड क्या है एसेंशियल? कंसिडरेशन टू गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन,
देखो अब ये क्या बोल रहा है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि कंसिडरेशन टू बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो इसमें क्या है, इंग्लैंड में क्या है और इंडिया में क्या है इसके लिए। अब इंग्लैंड में क्या है, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी एंड नोबडी एल्स। जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ प्रोमिसी के द्वारा ही दिए जानी चाहिए, किसी और के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। इंग्लैंड में ऐसा है। और इंडिया में क्या है, कंसिडरेशन में बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज परमिटेड इन इंडिया। देखो यहाँ पे लिखा है कंसिडर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन, यानी कि एनी अदर पर्सन यानी कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें भी एक केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, चिन्नैया वर्सेस रमैया का। अब इस केस के क्या फैक्ट्स हैं, इसमें एक ग्रैंड मदर होती हैं जो कि अपनी डॉटर को, ठीक है, डॉटर को अपनी प्रॉपर्टी देती हैं और इस शर्त पे देती हैं कि जो ए का जो ब्रदर है वो बूढ़ा है, उसकी मुझे चिंता है और मेरे मर जाने के बाद तुम डॉटर जो है वो उसके ब्रदर को कुछ पैसे देगी ताकि वो अपना जीवन सही से चला सके, यानी कि कुछ 653 के लगभग पैसे थे, ठीक है। और जब डेथ हो जाती है ए की तो बी जाता है डी के पास, यानी कि डॉटर के पास ब्रदर जाता है ए का कि मुझे मेरे पैसे दो जो कि मेरी बहन ने आपको बोला था देने को। तो डी क्या है, डी मना कर देती है पैसे देने को, तो बी जाता है कोर्ट में। तो डी बोलती है, यानी कि जो डिफेंडेंट है वो बोलती है कि जो कंसिडरेशन है वो प्लेंटिफ यानी कि इसके ब्रदर के द्वारा नहीं दी गई थी, ठीक है। दे हैड नो राइट ऑफ एक्शन, उन्हें कोई एक्शन का राइट नहीं है। द मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट इन दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में बिटवीन द डिफेंडेंट एंड द प्लेंटिफ्स द कंसिडरेशन हैज़ बीन फर्निश्ड बाय द डिफेंडेंट्स मदर। ये जो कंसिडरेशन है वो डिफेंडेंट की मदर ने दी थी, इसके बिहाफ पे। मदर ने किसके बिहाफ पे, अपने भाई के बिहाफ पे, यानी कि थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी है मदर, ठीक है। एंड दैट इज इनफ कंसिडरेशन टू इन्फोर्स द प्रॉमिस बिटवीन द प्लेंटिफ्स एंड द डिफेंडेंट। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि जो कंसिडरेशन है इंडिया में वो प्रॉमिसी के द्वारा भी दी जा सकती है और यानी अदर यानी कि थर्ड पर्सन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज परमिटेड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट ओनली दोज पर्सन्स हु आर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द सेम, यानी कि अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट में हैव बीन एंटर्ड इनटू फॉर हिज बेनिफिट। इसका मतलब है कि जो पार्टीज़ हैं, जैसे ए और बी पार्टीज़ हैं, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, तो ये ए बी को शू कर सकता है और बी ए को शू कर सकता है, यानी कि कोर्ट जा सकता है। अब कोई सी जैसे कोई थर्ड पार्टी है जिसके हित में कोई बेनिफिट हुआ हो, जिसके बेनिफिट में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, लेकिन अब वो नहीं जा सकता है कोर्ट, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, यानी कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि यहाँ पे प्रोविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लग गया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इंग्लैंड में क्या है इसके लिए और इंडिया में क्या है। इन इंग्लैंड डिस्क्राइब्ड बाय केस लॉ, कुछ केस लॉ हैं, जैसे कि एक केस लॉ है ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन 1861 का केस है, और दूसरा केस है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड 1915 का। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये दोनों ही। तो हम लोग चलो देखते हैं इनके क्या फैक्ट्स हैं। ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन का क्या फैक्ट है, इसमें क्या होता है, ए मैरिड अ गर्ल बी, एक ए होता है और एक बी, ये दोनों की शादी हो जाती है, ए मेल है और बी फीमेल है। अब शादी के बाद, मैरी के होने के बाद ए का जो फादर है, ठीक है, ए का जो फादर है और बी का जो फादर है, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम लोग ए को कुछ पैसे देंगे हर महीने, ठीक। अब जो बी का जो फादर होता है उसकी डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो जाती है तो ए और ए के भी फादर की डेथ हो जाती है, दोनों की डेथ हो जाती है, तो ए अब जाता है जो बी के फादर के जो एग्जीक्यूटर्स हैं, जो लीगल एग्जीक्यूटर्स हैं, उनके पास जाता है, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा है वो मांगने जाता है कि आपके फादर और हमारे फादर ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये दोनों मुझे पैसा देंगे, अब आप हमें पैसा दीजिए। तो अब इसमें कोर्ट क्या हेल्ड करती है, दैट द प्लेंटिफ वॉज बोथ अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड ही कुड नॉट इन्फोर्स द क्लेम। अब इसमें ए क्या है, ए एक तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन भी है, ए ने कोई कंसिडरेशन नहीं दी है, और ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फादर्स के बीच में दोनों के, ए का कोई उसमें रोल नहीं है बीच में कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। तो ए जो है वो
कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता है। दिस इज ऑल द फैक्ट्स अबाउट द केस। अब सेकंड केस है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रेज एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या होता है कि जो डनलप एंड न्यूमेटिक टायर कंपनी है ये एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, और सेल्फ्रेज एंड कंपनी जो है ये रिटेलर्स हैं। तो डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी ड्यू एंड कंपनी, ठीक है, इसको अपने टायर्स बेचती है, ये होलसेलर है, इसको अपने टायर्स बेचती है और एक एग्रीमेंट के साथ बेचती है कि जो इसका MRP है इससे नीचे बिलो प्राइस पे ये टायर्स नहीं बेचे जाएंगे, और अगर बेचे जाएंगे तो कंपनी उसको एज अ डैमेज कुछ अमाउंट देगी, ठीक है, एज अ डैमेज। तो अब जो ड्यू एंड कंपनी है ये टायर्स बेच देती है सेल्फ्रेज एंड कंपनी को, यही सब एग्रीमेंट बता के। तो सेल्फ्रेज एंड कंपनी है वो कुछ टायर्स बेच देती है बिलो MRP। तो ये बात डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी को पता चलती है, तो वो जाती है सेल्फ्रेज एंड कंपनी के पास कि हमारा भाई डैमेज दो। तो सेल्फ्रेज एंड कंपनी मना कर देती है डैमेज देने से। तो डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी जाती है कोर्ट में, ये केस कर देती है सेल्फ्रेज एंड कंपनी के खिलाफ। तो अब क्या हेल्ड होता है, द कोर्ट हेल्ड दैट डनलप एंड कंपनी कुड नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट सेल्फ्रेज एंड कंपनी। क्यों? बिकॉज देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। डनलप एंड कंपनी क्या है, एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ड्यू एंड कंपनी और सेल्फ्रेज एंड कंपनी के बीच में, ठीक है। तो डनलप एंड कंपनी को कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा सेल्फ्रेज एंड कंपनी से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंडिया में इसका क्या है। इन इंडियन लॉ द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वली एप्लीकेबल इन इंडिया एज इन इंग्लैंड। सेम ही है जैसा इंग्लैंड में है और जैसा इंडिया में है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की, जैसा कि हम लोगों ने अपना पहले पढ़ा था यहाँ पे। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन टू गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर एल्स, यानी कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज परमिटेड, यानी कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन जो है वो परमिटेड है इंडिया में, लेकिन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परमिटेड इन इंडिया, क्योंकि इंग्लैंड में भी ये परमिटेड नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने इन दोनों केस से देखा था, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ये मत भूलिएगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। क्या एक्सेप्शंस हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, कि कब कोई स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है। इसमें 3 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है ट्रस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जब दो पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है एज अ ट्रस्ट, और वो सी यानी कि थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए होता है एज अ बेनिफिशियरी, यानी कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें अपना बिजनेस एज अ ट्रस्टी संभालने को देता हूँ, और जब मेरा बेटा सी जब ये मेजर हो जाए, इस लायक हो जाए अपने बिजनेस को संभालने के लिए, तो तुम उसको पूरा बिजनेस सौंप देना। तो ए की डेथ हो जाती है। अब बी क्या करता है, बी सी को जब वो मेजर हो जाता है तो उसको एज अ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के रूप में उसके पास प्रॉपर्टी थी, जो बिजनेस था, वो सी को नहीं देता है, ठीक है। तो सी क्या करता है, सी कोर्ट चला जाता है बी के खिलाफ। अब बी कहता है कोर्ट में कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ए के साथ हुआ था, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सी तो स्ट्रेंजर है, तो वो कहता है यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन लगेगी। लेकिन कोर्ट हेड करती है, कोर्ट कहती है कि ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है ट्रस्ट और बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए सी इन्फोर्स करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये बेसिकली एक एक्सेप्शन है, तो इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। तो ये देखो यही कह रहा है, क्या कह रहा है, द बेसिस ऑफ एन एक्शन बाय बी द थर्ड पार्टी इन सच अ केस एक्चुअली नॉट द एनफोर्सिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट द राइट कन्फर्ड बाय अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल दिया था, ए गिव्स हिज प्रॉपर्टी टू बी इन ट्रस्ट फॉर मेंटेनेंस and says when C his child will be major, transfer his property to C, and after A's death when B becomes major, B did not transfer the property and C sues B, though the contract was between A and B and C is extended to contract, but C is entitled to claim the property as a beneficiary। तो इसमें एक केस लॉ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम। तो इस केस के क्या फैक्ट्स हैं। इस केस में एक लड़का होता है बॉय और एक गर्ल होती है, ठीक है। तो जो बॉय के जो फादर होते हैं, फादर साहब, और जो गर्ल के जो फादर साहब होते हैं, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये बोलते हैं गर्ल के फादर से कि आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए हमारे लड़के से, हम आपकी बेटी को कुछ पैसे देंगे एज अलाउंस,
मंथली अलाउंस, ठीक है, हम आपकी बेटी को कुछ पैसे देंगे। और वो एक प्रॉपर्टी भी सेट असाइड करते हैं, रख देते हैं कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी उससे हम लोग पैसा देंगे गर्ल को। तो अब जब फादर की डेथ हो जाती है गर्ल के, तो अब ये जो फादर हैं ये इसको अलाउंस देना बंद कर देते हैं, पैसे देना, तो ये चली जाती है कोर्ट, ठीक है। तो फादर साहब बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा इनके पिता से हुआ था, इनके फादर से हुआ था, इस लड़की से नहीं हुआ था, तो ये थर्ड पार्टी है और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ये इन्फोर्स नहीं करा सकती है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कोर्ट हेल्ड करती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ था इस लड़की के बेनिफिट के लिए, ये बेनिफिशियरी है और एक प्रॉपर्टी यानी कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको रखा गया था, ठीक है, एज अ ट्रस्ट। तो ये इंटाइटल्ड है, जो गर्ल है ये इंटाइटल्ड है, इसको मिलना चाहिए पैसा, ये इन्फोर्स करा सकती है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कंडक्ट एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन, यानी कि व्हेन वन पार्टी बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ द अदर टू सू हिम, ही मे बी लायबल। मतलब क्या, जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको 10,000 रुपये हर महीने देगा, ठीक है, और उसके मरने के बाद, बी की डेथ के बाद उसके सन सी को देगा, और ये उसने एक्नॉलेज किया सी के प्रेजेंस में। अब बी की डेथ के बाद वो सी को पैसे नहीं देता है, तो सी क्या कोर्ट चला जाता है कि ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब ए कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बी से ना कि सी से, तो सी कहता है कि इसने मेरे प्रेजेंस में एक्नॉलेज किया था मेरे को, इसलिए आई एम द लायबल, और ये एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है प्रोविज़न फॉर मैरिज एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस अंडर फैमिली अरेंजमेंट। अब फैमिली अरेंजमेंट में जो प्रॉमिस होते हैं, सच एन एक्शन इज अलाउड इन मैनी केसेस वेयर ऑन द पार्टीशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बिटवीन द मेल मेंबर्स अ प्रोविज़न इज मेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जैसे कि किसी जॉइंट फैमिली में कोई एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेल मेंबर्स के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड का, और वो लोग कहते हैं कि हम दोनों भाई प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेते हैं आधी आधी, ए और बी, ठीक है, लेकिन कुछ जो मेंटेनेंस है, कुछ पैसा हम दोनों मिलके अपनी माँ को देते रहेंगे, मदर को, लेकिन वो लोग नहीं देते हैं, तो मदर चली जाती है कोर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट किया था इन दोनों ने, तो अब ये क्या है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये फैमिली अरेंजमेंट में हुआ था, इसलिए शी विल बी लायबल टू सू देम, और हम उसको उसका पैसा मिलेगा। तो अब सारे ये जो एक्सेप्शंस हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंसिडरेशन के ऊपर, आ जाते हैं कंसिडरेशन वाली डेफिनेशन में उसके क्या क्या एसेंशियल्स चल रहे थे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था, हम लोगों ने दो उसके एसेंशियल देख रखे थे, ये देखो उसकी डेफिनेशन में कि कंसिडरेशन टू बी गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर एंड सेकंड कंसिडरेशन टू गिवन बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। अभी तक हम लोगों ने ये दोनों देखे थे। अब थर्ड क्या है, थर्ड है और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ये पूरा ये हैज़ डन से लेके ये पूरा थर्ड पॉइंट है। तो इसको अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या कहता है। इसका सीधा सा मतलब है कंसिडरेशन मे बी पास्ट प्रेजेंट को एग्जीक्यूटेड कहते हैं और फ्यूचर यानी कि एग्जीक्यूटरी, ये प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है कंसिडरेशन जो है, ठीक है। अब कैसे हो सकती है, पहला क्या हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि कंसिडरेशन क्या है, पास्ट है। व्हेन कंसिडरेशन फॉर एनी प्रॉमिस वाज गिवन अर्लियर एंड द प्रॉमिस इज मेड देयर आफ्टर, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देते हैं, इफ़ आई रिक्वेस्ट टू फाइंड माई लॉस्ट डॉग आफ्टर यू हैव डन द सेम। अगर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि मेरा जो खोया हुआ कुत्ता है उसको ढूंढ दीजिए और आपने ढूंढ दिया। इफ़ आई प्रॉमिस टू पे यू 100 रुपीज़, और अगर मैं आपको 100 रुपये देने की प्रॉमिस करता हूँ उसके बाद, फॉर दैट इट इज़ अ केस ऑफ पास्ट कंसिडरेशन, यानी कि मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, माई लॉस्ट डॉग, ठीक है, मेरा खोया हुआ कुत्ता है मेरे लिए कंसिडरेशन, लेकिन वो कंसिडरेशन पहले ही दे दी गई, वॉज गिवन अर्लियर। प्रॉमिस तो हमने बाद में किया है कि हम तुमको 100 रुपये देंगे ढूंढने के बाद, ये प्रॉमिस बाद में हुआ, कंसिडरेशन पहले हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, कंसिडरेशन इज पास्ट। सेकेंड पॉइंट इज डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, द कंसिडरेशन इज प्रेजेंट और एग्जीक्यूटेड। अब इसमें एग्जाम्पल है, इफ़ आई रिक्वेस्ट यू टू फाइंड माई डॉग, वही वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड प्रॉमिसेस टू गिव 100 रुपीज़ एज रिवॉर्ड इफ़ आई फाउंड दैट, यानी कि इसमें क्या हो रहा है
इसमें दिस इज अ केस ऑफ प्रेजेंट कंसिडरेशन, हेयर कंसिडरेशन इज प्रोवाइडेड साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, हमारे लिए कंसिडरेशन भी है मेरा लॉस्ट डॉग, और हम लोग प्रॉमिस भी सेम टाइम कर रहे हैं। यानी तो ये क्या होगा, ये कंसिडरेशन इज प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में कंसिडरेशन हो रही है। पहले वाले में हम लोगों ने लास्ट पहले ही कंसिडरेशन दे दी थी, यानी कि पास्ट में कंसिडरेशन दी थी। अब ये थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है प्रॉमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग द कंसिडरेशन इज फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी, यानी कि प्रॉमिस करता है करने को। व्हेन वन पर्सन मेक्स अ प्रॉमिस इन एक्सचेंज फॉर द प्रॉमिस बाय द अदर साइड। एग्जाम्पल के तौर पे ए एग्रीज टू सप्लाई सर्टेन गुड्स टू बी एंड बी एग्रीज टू पे फॉर देम ऑन अ फ्यूचर डेट, यानी कि ए ने बी से सप्लाई करने के लिए गुड्स एग्री किया, तो बी कहता है कि मैं तुम्हें बाद में पैसा दूंगा किसी दूसरी डेट पे। दिस इज द केस ऑफ फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, क्या एसेंशियल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। रियल इन द सेंस कंसिडरेशन जो है वो रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इट शुड नॉट बी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी, अनसर्टेन कंसिडरेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूं कि आप मुझे 50,000 रुपये दीजिए, मैं बरसात करा दूंगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये क्या हो गया, ये इल्यूजरी हो गई कंसिडरेशन, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग लीगल ड्यूटी इज़ नो कंसिडरेशन। जैसे कि बात करते हैं हम लोग, अगर कहीं पे दंगा हो गया है, ठीक है, कहीं पे दंगा चल रहा है और कुछ लोग मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं और मैं भाग रहा हूँ रास्ते में, और कुछ लोग पीछे पड़े हैं मेरे, और ये मैं जा रहा हूँ, और वहीं से एक जीप निकलती है, कार पुलिस वालों की। अब मैं पुलिस वालों से कहता हूँ प्लीज़ रुकिए, मेरे को भी अंदर ले लो, नहीं तो ये लोग मेरे को मार डालेंगे। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं नहीं हम नहीं लेंगे। तो मैं इनसे कहता हूँ कि मैं आप लोगों को 1 लाख रुपए दूंगा मेरे को अंदर लेने के लिए। तो पुलिस वाले मान जाते हैं और इसको अंदर ले लेते हैं। अब जब ये वापस बच जाता है, ये लोग सेफ जगह पहुंच जाते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं पैसे दो मुझे। तो ये कहता है मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी थी मुझे बचाना, दिस इज़ योर ड्यूटी टू सेव मी। इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसके लिए कोई पैसा नहीं, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। वही ये बात कर रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग लीगल ड्यूटी इज नो कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं बनती इसके लिए। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2 में दिया गया है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट ही हो, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन 25 देखते हैं कि सेक्शन 25 क्या कहता है। एक्सेप्शन व्हेन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। अब इसका क्या है, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अब ये तो हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी एग्रीमेंट अगर कंसिडरेशन के बिना किया जाता है तो वो एक वॉइड कंसिडरेशन होता है, ठीक है। लेकिन कब कब ये वॉइड नहीं होता है, जहाँ पे कंसिडरेशन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अनलेस। अब ये क्या है, ये सारे एक्सेप्शंस दिए गए हैं, 1, 2 और 3 एक्सेप्शन। क्या क्या एक्सेप्शन है, पढ़ते हैं एक बार। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स and is made on account of natural love and affection between parties standing in near relation to each other और unless, यानी कि इसको हम लोग थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 25 में पढ़ते हैं। पहला क्या है पढ़ा अभी हम लोगों ने, प्रॉमिस ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25(1), यानी कि व्हेन द प्रॉमिस इज मेड इन फेवर ऑफ अ नियर रिलेशन ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जब कोई प्रॉमिस किया जाए नियर रिलेशन में, जहाँ पे रिलेशन में कोई प्रॉमिस हो रहा है, जैसे बाप बेटे में हो रहा है, पति पत्नी में हो रहा है, और ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, द सेम इज़ वैलिड इवन दो देयर वॉज नो कंसिडरेशन फॉर सच अ प्रॉमिस। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा जहाँ पे वो कंसिडरेशन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं है। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पहली रिक्वायरमेंट है द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट बी स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, एक दूसरे के नियर रिलेशनशिप में, जैसे कि कह सकते हैं हम लोग ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है, और पति पत्नी का रिलेशनशिप। सेकेंड इज द प्रॉमिस शुड बी मेड बाय वन पार्टी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन फॉर द अदर। तो जो प्रॉमिस है वो एक पार्टी के द्वारा किया जाना चाहिए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रॉमिस शुड बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, राइटिंग और रजिस्टर्ड होना चाहिए। व्हेन देयर इज नो लव एंड अफेक्शन बिटवीन द नियर रिलेशंस, जो सेक्शन 25(1) कहता है, इट वुड नॉट बी अप्लाई, ठीक है। इसमें एक केस लॉ है, इंपॉर्टेंट केस लॉ है बहुत, राजलकी डाबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी का 1900 का केस है। इस केस में क्या होता है, एक हस्बैंड होता है,
एक वाइफ होती है, इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं अलग रहने को, ठीक है, सेपरेट रहने को डिसाइड करते हैं। तो हस्बैंड क्या है, वाइफ को एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, लिखित में रजिस्टर करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मेंटेनेंस के लिए तुमको पैसे दूंगा, ठीक है। लेकिन वो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा रहता है कि ये किस वजह से, क्वारल और डिसएग्रीमेंट की वजह से है दोनों के बीच में, ठीक है। तो क्या हेल्ड होता है, इट वॉज हेल्ड दैट फ्रॉम द रिसाइटल्स इन द डॉक्यूमेंट इट वॉज अपेरेंट दैट द डॉक्यूमेंट हैड बीन एग्जीक्यूटेड नॉट बिकॉज ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज। तो क्यों ये, बट बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ इट, इसके अब्सेंस में जिसमें नेचुरल लव और अफेक्शन नहीं था, ठीक है। एंड देयरफॉर द वाइफ वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द सम्स मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं है, और कंसिडरेशन नहीं है तो कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड, कंसिडरेशन है नहीं, वो हो गया वॉइड, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया यहाँ पे, तो ये एक्सेप्शन इस पर नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नेचुरल लव और अफेक्शन नहीं था। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड एक्सेप्शन क्या है, सेकंड एक्सेप्शन है कंसिडरेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, जो कि सेक्शन 25(2) में कहता है। देखो सेक्शन 25(2), इट इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर और समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेलेबल टू डू और अनलेस। यानी कि व्हेन अ पर्सन विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रोमिसर और अदरवाइज देन एट हिज रिक्वेस्ट डज द लेटर सम सर्विस एंड द प्रोमिसर अंडरटेक्स टू रिकम्पन्स हिम फॉर इट। यानी कि ऐसा ही कुछ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, याद करिए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है पास्ट कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, तो वही बात है यहाँ पे भी कह रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है, उसमें एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर है बात कही जा रही है, लेकिन इसमें नॉट एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। ये देखो लिखो, विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रोमिसर। अगर कोई काम करता है अपनी इच्छा से, वॉलंटरली करता है कोई, तो उसमें कंपनसेशन देने की बात करता है अगर प्रोमिसर बाद में, तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ए फाइंड 20 पर्स एंड गिव्स इट टू हिम, बी प्रोमिसेस टू गिव ए ₹50, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब तीसरा पॉइंट है प्रोमिसेस टू पे टाइम बेयर डेब्ट, सेक्शन 25(3). ये देखो क्या कहता है ये सेक्शन 25(3). इट इज a promise made in writing and signed by the person to be charged therewith or by his agent generally or specially authorized in that behalf to pay wholly or in part a debt of which the creditor might have enforced payment but for the law for the limitation of suits। अरे ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी डेफिनेशन दे दी, लेकिन इसमें सीधा सा मतलब है कि कोई भी प्रॉमिस जो डेब्ट को देने के लिए किया गया जो कि टाइम बाउंड हो चुका है, जैसे कि another situation when an agreement is a valid contract even without any consideration is a promise to pay a time bear debt। सेकेंड कंडीशंस रिक्वायर्ड, इसमें क्या 2 कंडीशन रिक्वायर्ड है, इसमें 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड होनी चाहिए। पहली, द प्रॉमिस मस्ट बी टू पे होली और इन पार्ट एट अ टाइम बेयर डेब्ट, ठीक है। दूसरी क्या है, द प्रॉमिस मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज्ड देयर, ठीक है। जिसको भी चार्ज होना है अपने डेब्ट से, उसके द्वारा राइटिंग में दिया जाना चाहिए और साइंड होना चाहिए, ठीक। तो आज हम लोगों ने कंसिडरेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है A to Z। अब आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने सारे केस लॉस देख लिए हैं, जो भी इसमें केस लॉस बताए गए हैं वो लोग आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, तो आपको सब सही तरीके से याद हो जाएगा। तो थैंक यू।